हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांगी रांगडाले आप सभी का स्वागत करती हूँ इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बच्चों, आज हमारा एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रत्येक फाइलम के कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। हम आसान भाषा में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर देखेंगे बेटा, जो कैरेक्टर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है उनके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बिल्कुल रेडी हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, कैरेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने पोरीफेरा संघ के कुछ जनरल कैरेक्टर देखा था, सामान्य लक्षण देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का स्तर कैसा होता है, उसमें समिति कैसी होती है, उसमें जन्म स्तर या जनन स्तर जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था और इसके हमने स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज हम लोग फिर से पोरीफेरा के जो हमारे विशिष्ट लक्षण थे बेटा, उनको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कल पोरीफेरा संघ के बारे में क्या क्या देखा था। आपके सामने ये पोरीफेरा संघ के जो एग्जाम्पल है उनके बारे में दिया हुआ है। पोरीफेरा संघ के एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि क्या है, साइकॉन। क्या है, साइकॉन। एक सेकेंड, जैसा कि क्या दिया हुआ है, साइकॉन दिया हुआ है, यूस्पोंजिया दिया हुआ है और क्या है, स्पॉन्जिला है। साइकॉन, यूस्पोंजिया और क्या है, स्पॉन्जिला है। ठीक है, चलिए, तो बेटा अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मुख्य रूप से पूछा जाता है। इस साइकॉन को क्या कहा जाता है, तो इस साइकॉन को कहा जाता है साइफा। क्या है, साइफा। ये है क्या, स्वच्छ जलीय स्पंज, स्वच्छ जलीय स्पंज। और स्पॉन्जिला को क्या कहा जाता है, स्पॉन्जिला को कहा जाता है बेटा बाथ स्पंज। क्या कहा जाता है, स्पॉन्जिला को कहा जाता है, सॉरी, स्पॉन्जिला को क्या कहा जाता है, स्वच्छ जलीय स्पंज। ये है स्वच्छ जलीय स्पंज, स्वच्छ जलीय स्पंज। और ये क्या कहलाता है, बाथ स्पंज कहलाता है। यूस्पोंजिया बाथ स्पंज कहलाता है, बाथ स्पंज कहा जाता है। ये इसके कुछ सामान्य नाम हैं जिस नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है बाथ स्पंज कौन सा है, स्वच्छ जलीय स्पंज कौन सा है, साइफा किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, पोरीफेरा किंगडम की, सॉरी फाइलम की। तो बात करते हैं बेटा पोरीफेरा की। तो हमने देखा था ये जो पोरीफेरा है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोर और क्या, फेरा, जिसका अर्थ क्या होता है, छिद्र युक्त शरीर। कैसा है बेटा, छिद्र युक्त शरीर। अगर छिद्र युक्त शरीर है तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे जीवों को क्या कहा, किसके अंतर्गत रखा गया है, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब हमने देखना है क्या, इसके जनरल कैरेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम, इसके जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जो सामान्य रूप से सभी जीवों के आधार, जीवों का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी हैबिट और हैबिटेट की। तो हमने देखा था ये कैसे होते हैं, हैबिट और हैबिटेट की बात किए था हमने, तो ये कैसे होते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। एक सेकेंड, ये कैसे होते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। क्या हो गया, अलवणीय जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। हैबिट और हैबिटेट का मतलब होता है बेटा उसका आवास और स्थान, आवास और स्थान। ये स्वच्छ जलीय होते हैं और हमने देखा था कि ये कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब कि चल नहीं सकते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं। और कैसे होते हैं, एकल होते हैं, अकेले होते हैं। कैसे होते हैं, एकल होते हैं अर्थात अकेले होते हैं। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के स्तर की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है, क्या कि
डाइजेशन की प्रोसेस हो, चाहे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, तो हमने देखा था कि इसमें कौन सी, इसमें पाई जाती है कौन सी, पिनेकोसाइट और कोएनोसाइट सेल। पिनेकोसाइट सेल क्या कर रही है, चारों तरफ का आवरण बना रही है, और कोएनोसाइट सेल क्या होती है, उसकी जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसको जल संवहन तंत्र कहा जाता है, इसके चारों तरफ पाई जाती है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने कल इसका स्ट्रक्चर देखा था, कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका हमने स्ट्रक्चर देखा था। और हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ पाई जाती हैं क्या, कोएनोसाइट सेल्स, और यही कोएनोसाइट सेल्स क्या करती है बच्चा, यही कोएनोसाइट सेल्स क्या करती है, बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होते हैं उनको करती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है। और ये वाली जो कैनाल है इसको क्या कहा गया है, वाटर कैनाल, क्या कहा गया है, वाटर कैनाल कहा गया है। ठीक है, और इसी वाटर कैनाल के अंदर क्या आता है, पानी आता है, यहाँ से ही कोशिकाएं क्या करती हैं, भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं और पाचन की प्रक्रिया करती हैं। चूंकि पाचन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, कोशिका स्तर का संगठन। तो क्या होगा इसमें, कोशिका स्तर का संगठन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी बात करते हैं, कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है इसमें, कोशिका स्तर का संगठन, कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा है बेटा, फर्स्ट क्लास, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ये क्लास तो देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास देखना है, जिससे आपको क्या हो, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हमने क्या किया है बेटा, इसके जो कैरेक्टर हैं, जो इसके सामान्य कैरेक्टर हैं, जिनके आधार पर हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है, वो आधार हमने समझा है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ये जो हम जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं, इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ चुका है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको देखना है, जब जाके आपको समझ में आएगा कि हम इसको कोशिका स्तर का संगठन क्यों कह रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा सिमेट्री की। तो जैसा कि आपके सामने चित्र आपके सामने दर्शाए गए हैं, इसमें आप देखेंगे कि अगर हम सममिति की बात करें तो हमको किसी भी प्रकार की समान आकार और आकृति प्राप्त नहीं होगी विभाजित करने पर, क्योंकि इनका जो बेस होता है जिससे ये चिपके हुए होते हैं, किससे, किसी भी स्थल से या पत्थर से, तो वो क्या होता है, वो मतलब उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। कैसी होती है, अनिश्चित आकृति होती है, जिसके कारण इसमें सिमेट्री कैसी होती है बेटा, असममिति पाई जाती है। इसमें क्या होती है, असममिति पाई जाती है, एसिमेट्री होती है। क्या होती है, एसिमेट्री, एसिमेट्री। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक होते हैं। फिर बात करते हैं जर्म लेयर की। तो हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरिक और त्रिकोरिक जर्म स्तर देखा था, द्विकोरिक और त्रिकोरिक जर्म स्तर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर दो स्तर हैं, दो जनन स्तर हैं भ्रूण के, तो डिप्लोब्लास्टिक, और 3 जनन स्तर हैं तो उसको बोला जाएगा क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा की। तो आपके सामने क्या है, केवल 2 ही स्तर दिखाई देते हैं। एक होता है आंतरिक स्तर, जिसको हमने बोला था क्या, कोएनोसाइट, कोएनोसिस्ट, और दूसरा क्या था, पिनेकोसिस्ट। क्या था, पिनेकोसिस्ट। अब ये 2 ही क्या है, लेयर है, 2 ही लेयर है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ये कैसा होता है, तो ये होता है द्विकोरिक। इनमें जर्म लेयर कैसी होती है बेटा, तो इसमें जर्म लेयर होती है द्विकोरिक, अर्थात डिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। फिर बात करते हैं किसकी, सिलोम की। हमने देखा था कि सिलोम का फॉर्मेशन मेसोडर्म से होता है। अगर मेसोडर्म है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर है, तो उसमें सिलोम बनने के चांसेस हैं, अन्यथा नहीं है। अब ये ऑलरेडी कैसा है बेटा, ये है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब द्विकोरिक है, तो इसमें ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, इसमें सिलोम नहीं होगा, मतलब सिलोम कैसी होगी बच्चा, एब्सेंट होगी। वैसे ही हम बात कर रहे हैं किसकी, सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन भी कैसा होता है, एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन भी कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके जनरल कैरेक्टर थे। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर की। अब हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर की। और स्पेसिफिक कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर हैं जो केवल और केवल इस जो संघ है इसके जीवों में आपको देखने को मिलेगा। और हम ये स्पेसिफिक कैरेक्टर कुछ बेस के आधार पर देखेंगे। ये जो बेस हैं बेटा, जो लिखे हुए हैं, ये सभी में हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे,
सभी में इन्हीं कैरेक्टर के आधार पर क्या करेंगे, इनके लक्षण देखेंगे। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, जैसे हमने सामान्य लक्षण में देखा, जनरल कैरेक्टर में देखा कि सबसे पहले हमको देखना है क्या, हैबिट और हैबिटेट, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, फिर उसके बाद में देखना है जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। वैसे ही क्या हो रहा है, विशिष्ट कैरेक्टर में भी हमको क्या देखना है, इन सारे लक्षण के आधार पर ही हम क्या देखेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसके अलावा बाकी जितने भी संघ हैं सभी के लक्षण देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास में विशिष्ट कैरेक्टर में आया है क्या, वाटर कैनाल सिस्टम। इसको बोला जाता है जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र की बात करें बेटा, तो आपके सामने ये जो कैविटी है, ये जो है, ये सिस्टम क्या कहलाता है, जल संवहन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जल संवहन तंत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, छोटे वाले जो पूरी बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहा गया था, ऑस्टिया कहा गया था। और ये जो छिद्र होता है बड़ा वाला, उसको क्या कहा गया है, ऑस्कुलम कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चा, ऑस्कुलम कहा गया है। हमने देखा था 2 प्रकार के छिद्र होते हैं, ऑस्टिया पूरी बॉडी में होते हैं, और एक बड़ा छिद्र जो मुख द्वार और गुदा द्वार दोनों का काम करता है, जो माउथ और एनस दोनों के लिए वर्क करता है, ऐसे छिद्र को हमने बोला था क्या, ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया के माध्यम से क्या होता है, पानी अंदर इंटर करता है वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर। यहाँ से क्या किया जाता है, भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है और फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर लिख देते हैं भोजन संग्रह। इसके काम क्या है, भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण मतलब फूड स्टोर। फिर दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है क्या, पोषण। और तीसरा काम है क्या, उत्सर्जन। उत्सर्जन में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी आपका कौन मदद करता है बेटा, आपका वाटर कैनाल सिस्टम मदद करता है, जल संवहन तंत्र मदद करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी, वाटर कैनाल सिस्टम बेटा सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा आपको, पोरीफेरा संघ के जीवों में। क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि वाटर निम्न में से किसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, क्या आता है, पोरीफेरा। ठीक है, सिर्फ पोरीफेरा संघ के जीवों में आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें अंदर क्या होते हैं, पिनेकोसाइट सेल में कोएनोसाइट सेल्स में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिलास पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर को ऑस्कुलम की तरफ ढकेलने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी वेस्ट मटेरियल को लेके बाहर निकल जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं बेटा किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब हमने देखा था कंप्लीट जिसमें मुखद्वार और गुदाद्वार दोनों के लिए अलग अलग छिद्र हो तो कंप्लीट, जिसमें केवल एक ही छिद्र हो दोनों काम के लिए तो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट। तो इसमें क्या है, केवल एक ही छिद्र है ऑस्कुलम, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करने का काम भी कर रहे हैं। मतलब एक ही द्वार है इसके पास में, क्या है, केवल एक ही द्वार है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अपूर्ण पाचन तंत्र। कैसा हो जाएगा, अपूर्ण पाचन तंत्र। और बात करें हम इसमें पाचन कैसा होता है, तो पाचन होता है बेटा अंतःकोशिकीय। पाचन अंतःकोशिकीय। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, कोशिका के अंदर पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर बात करते हैं हम किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कोई ऑर्गन होता है। ये इतनी बॉडी डेवलप नहीं है कि इतने सारे ऑर्गन इसमें काम कर सके। इसमें केवल वाटर कैनाल सिस्टम ही काम करता है, एक्सक्रेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या, जनरल बॉडी सरफेस काम करती है। क्या, जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस या इसको बोला जाता है सामान्य शारीरिक सतह। सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा क्या किया जाता है, सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा ये क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और सर्कुलेशन का काम
करते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे स्केलेटल सिस्टम की ओर। तो बेटा इसमें कैलकेरियस कंटिकाओं का बना हुआ, क्या, कैलकेरियस कंटिकाओं या स्पॉन्जिन तंतुओं का बना क्या पाया जाता है, कंकाल तंत्र पाया जाता है, कंकाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंकाल तंत्र किसका बना हुआ, कैलकेरियस कंटिकाओं या स्पॉन्जिन तंतुओं का बना हुआ कंकाल तंत्र पाया जाता है। पूछा जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर पॉइंट को याद रखना है। सारे के सारे पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हर पॉइंट को बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो बेटा इसमें लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक मतलब सेक्सुअल और अलैंगिक एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है, इसमें निर्माण होगा किसका, युग्मकों का। इसमें निर्माण होगा किसका, युग्मकों का। इसमें निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। और इसमें ये कैसा होता है, उभयलिंगी होता है। ये कैसा होता है, उभयलिंगी होता है। अर्थात क्या हुआ, नर और मादा जो जननांग होते हैं ये एक ही जीव में आपको देखने को मिलेंगे। नर और मादा जननांग आपको एक ही जीव में दिखने को मिलेंगे। अंडे का निर्माण और शुक्राणुओं का निर्माण एक ही जगह पर होता है, इसलिए ऐसे जीवों को कहा जाता है उभयलिंगी। ये क्या करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं और एक ही जगह पर युग्मकों का निर्माण होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, उभयलिंगी होते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें बेटा, तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है जिससे शरीर टूटता है दो भागों में और जिससे क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं बेटा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कैसा, इसमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको कैसा, आंतरिक, कैसा देखने को मिलेगा इसमें, आंतरिक निषेचन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है क्या, निषेचन। तो इसमें देखने को मिलेगा कैसा निषेचन, आपको आंतरिक निषेचन देखने को मिलेगा, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन आपको देखने को मिलेगा। और डेवलपमेंट की बात करें बेटा, डेवलपमेंट का मतलब होता है परिवर्धन। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, परिवर्धन। डेवलपमेंट का मतलब होता है परिवर्धन। परिवर्धन मतलब इसका विकास कैसे होता है, जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जब लैंगिक जनन होता है बच्चा, तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो उनको निषेचन कहा जाता है। इनके मिलने के बाद में जायगोट का निर्माण होता है, मतलब युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज किस तरीके से विकास कर रहा है उसको बोला जाता है क्या, परिवर्धन। अगर इसमें लार्वा का निर्माण हो रहा है तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन, लार्वा नहीं बन रहा है तो प्रत्यक्ष परिवर्धन। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। कैसा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, परिवर्धन। कैसा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। और इसके लार्वा का नाम आपको याद रखना है, इसके लार्वा का नाम याद रखना है, लार्वा। इसमें जो लार्वा बनता है उसका नाम है बेटा क्या, इसका नाम है पेरेनकाइमल। क्या है, पेरेनकाइमल। हिंदी में ही लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में कोई समस्या ना आए, पेरेनकाइमल लार्वा। ठीक है, तो पेरेनकाइमल लार्वा बनता है।
इस तरीके से इसके कुछ क्या हो गए, इसके जो हमने विशिष्ट लक्षण थे देखा, हमने देखा कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो भोजन संग्रहण पोषण और उत्सर्जन का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। और पाचन कैसा होता है, इसमें आंतरिक पाचन पाया जाता है, मतलब अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और सर्कुलेशन के लिए इसका क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। फिर हमने देखा स्केलेटल सिस्टम में इसमें कैल्केरियस कंटिकाओं का बना स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। कैल्केरियस कंटिकाएं या फिर इनको बोला जाता है क्या, स्पंजिन फाइबर्स का। ठीक है, इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात किया हमने, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, और लैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें अलैंगिक जनन विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर बात करें अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो निषेचन होगा, तो निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है बेटा, आंतरिक निषेचन होता है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट मतलब परिवर्धन की बात कर रहे हैं, तो परिवर्धन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है, पेरेनकाइमल लार्वा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने हमने देखा था इसके एग्जाम्पल, हमने क्या देखा था, इसके एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल जिसमें क्या है, साइकॉन है जिसको साइफा कहा जाता है, ये आपको एग्जाम्पल में लिखना है। यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज कहा जाता है, और स्पंजिला क्या है, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज है। कैसा है, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज है। ये इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो गए बच्चा, एग्जाम्पल हो गए क्या, साइकॉन, क्या है, साइकॉन है। दूसरा है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। और क्या है, यूस्पॉन्जिया, क्या है, यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल और इसके सामान्य नाम भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पोरीफेरा संघ था, इसके जो भी लक्षण थे हमने क्लियर किया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आपको हर पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चलना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। एक बार याद अगर याद हो गया आपको, तो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें क्या करोगे, गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की ओर, जिसका नाम है क्या, टिनोफोरा, सॉरी सिलेंट्रेटा। सेकंड क्या है, पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा। सेकंड हमारा फाइलम है, पोरीफेरा के बाद में सेकंड फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं, इसे निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जीवों के बारे में दिखाया गया है। ये कुछ जीव हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं और कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से है ना, कितने प्यारे हैं। ये देखो, ये तो एकदम पेड़ के जैसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पेड़ के जैसे दिखाई दे रहा है। कितने सुंदर सुंदर से ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके समुद्र में, जो किसके होते हैं, सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सिलेंट्रेटा संघ की। तो बेटा सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। और इसमें नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। क्या, नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स की उपस्थिति के कारण इनको क्या कहा जाता है, निडेरिया संघ भी कहा जाता है। तो इसका नाम याद रखना है, सिलेंट्रॉन कैविटी के कारण इसको सिलेंट्रेटा कहा गया है। और इसमें नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, इसलिए इनको कहा गया है क्या, इसलिए इनको कहा गया है निडेरिया संघ। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल, सॉरी ये क्या है, इसके कुछ नाम के लिए क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होते हैं जिनके कारण इनका नाम दिया गया है, ये हमने देखा। ठीक है, अब हमने इनके क्या देखा है, इनके कुछ स्ट्रक्चर देखा है जो रियल में आपके कैसे पाए जाते हैं आपके समुद्र के अंदर। फिर बात करते हैं हम कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये है इनके टेंटेकल्स, क्या है, टेंटेकल्स है। ये क्या है, ये टेंटेकल्स है। इनमें क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं जो इनको प्रचलन में मदद करते हैं। फिर इनका माउथ है, कुछ के में माउथ ऊपर की तरफ होता है, कुछ में माउथ कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जीव होते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। अब इसके हम लक्षण के बारे में बात करते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, सिलेंट्रेटा संघ के जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है,
सिलेंट्रेटा संघ के जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। आपको आपके सामने जनरल कैरेक्टर लिखे हुए हैं, आपने इसका इमेज देख चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, ये किस टाइप से होंगे, आपको इसके बारे में बताना है। जल्दी से सोचिए और बताइए। जल्दी से सोच के बताइए क्या आएगा इसमें। चलिए देख लिया, सोच के बताइए क्या है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। चलो हम ही बता देते हैं क्या बात करते हैं हम, हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिट और हैबिटेट में हमको क्या देखना है कि ये किस तरीके से कहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो बेटा हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। और ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री जल में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं बेटा। तो सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा, ऊतक स्तर का। कैसा होता है, ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। ऊतक स्तर का संगठन, संगठन का स्तर कैसा होता है, उत्तर स्तर का, मतलब कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। फिर बात कर रहे हैं सिमेट्री की, तो आपको बताना है कि जो हमने ऑर्गेनिज्म देखा है इसमें सिमेट्री आपको किस टाइप की देखने को मिलेगी। ये आपके सामने इमेज है, तो इसमें आपको सिमेट्री बताना है कि किस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा बिल्कुल छत के जैसे गोल है और चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, उसके पाए जा रहे हैं क्या, टेंटेकल्स। ये देखिए, तो अब आप इसमें बताइए कि क्या इसमें हमको रेडियल सिमेट्री देख सकते हैं हम, इस साइड से काटे या इस साइड से काटे या इस साइड से काटे। हमको क्या है, दो से अधिक भाग तो मिल ही सकते हैं, दो कम से कम अक्ष तो होंगे ही, कम से कम 2 अक्ष तो होंगे ही, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, दो से अधिक इसके समान आकार और आकृति के भाग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम 2 या 2 से अधिक जगह से काट सकते हैं, इसलिए इसमें सममिति कैसी हो जाएगी बेटा, तो इसमें सममिति हो जाएगी कैसी, अरीय सममिति। कैसी हो जाएगी, अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। फिर बात करते हैं जर्म लेयर की। जर्म लेयर मतलब जनन स्तर कितने होते हैं, तो 2 ही जनन स्तर होते हैं इसमें। कौन से, ये कैसा होता है, द्विकोरिक होता है। मतलब 2 जनन स्तर का मतलब हुआ कैसा होता है, ये द्विकोरिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। और इसमें जनन स्तर कौन से होते हैं, तो एक होता है क्या, एक्टोडर्म, और एक होता है क्या, गैस्ट्रोडर्म। क्या होता है, गैस्ट्रोडर्म। ठीक, फिर होता है क्या, सिलोम की बात करते हैं। चूंकि इसमें मिजोडर्म नहीं है, द्विकोरिक जंतु है, तो सिलोम कैसा हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिलोम एब्सेंट हो जाएगा। सेगमेंटेशन भी कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, इस तरीके से ये हुए हमारे जनरल कैरेक्टर। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे स्पेसिफिक कैरेक्टर की ओर, और स्पेसिफिक कैरेक्टर से बढ़ने से पहले हम इसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसका, हम देख रहे हैं सिलेंट्रेटा के कुछ जीव आपके सामने दिखे हुए हैं, जिसका नाम है क्या है, ये ओबेलिया। क्या है, ओबेलिया का इमेज आपके सामने दिया हुआ है। तो ओबेलिया की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में देखते हैं हम। एक होता है क्या, माउथ और एनस दोनों का काम करने वाला एक माउथ, जिसमें एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ठीक है, ये बेटा 2 अवस्थाएं हैं, ओबेलिया की 2 अवस्थाएं हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। क्या है, पॉलिप और मेड्यूसा, ये ओबेलिया की 2 अवस्थाएं हैं। क्योंकि जो सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं, ये क्या करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब पीढ़ी एकांतरण शो करते हैं।
क्या करते हैं, पीढ़ी एकांतरण शो करते हैं। इसके कारण इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पॉलिप और मेडूसा। ठीक है, तो पॉलिप में क्या होता है, माउथ ऊपर की तरफ होता है, मेडूसा में माउथ क्या है, नीचे की तरफ है। पॉलिप में माउथ ऊपर की तरफ, मेडूसा में माउथ नीचे की तरफ है। फिर हमने देखा कि इसमें पाए जाते हैं क्या, टेंटेकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जो इनको प्रचलन में मदद करते हैं, चलने में मदद करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि इसमें क्या पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। क्या है इसमें, इसमें है बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बाहर की तरफ क्या है, एक्टोडर्म, जिसको हमने बोला क्या, एपिडर्मिस। एक्टोडर्म जिसको कहा एपिडर्मिस। इसके अंदर क्या है, ये वाली जो येलो से दिखाई दे रही है, ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। और गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर बेटा जो कैविटी पाई जा रही है, जैसे कि हमने देखा था पोरीफेरा में एक कैनाल सिस्टम पाया जा रहा था, इसमें क्या है, पूरी तरीके से ढकी हुई संरचना है, जिसको हमने बोला क्या, कैविटी मतलब गुहा। ठीक है, तो इसमें पूरी तरीके से कवर की हुई एक झिल्ली मतलब एक आवरण है, जिसको हमने बोला क्या, कैविटी। चूंकि इसके चारों तरफ क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस पाई जा रही है, इसलिए इसको कहा गया क्या, गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी। क्या कहा गया, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या कहा गया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको याद रखना है आपको, हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा हिंदी में, इसको कहा जाता है जठर, इसको कहा जाता है जठर, जठर संवहनी, जठर संवहनी कैविटी, या इसको बोला जाएगा जठर संवहनी गुहा, जठर संवहनी गुहा। ठीक है, तो जठर संवहनी गुहा या जठर क्या के कब कौन सी कैविटी पाई जाती है, जठर संवहनी कैविटी पाई जाती है, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। फिर बीच में क्या है, मिसोग्लिया पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, मिसोग्लिया पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसके लक्षण लिख लेते हैं। इसके पास में क्या पाई जाती है बेटा, इसके पास में पाई जाती है नीडोब्लास्ट सेल। क्या पाई जाती है, नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, जो क्या करती है, रक्षा, रक्षा और शिकार और भोजन को पकड़ने में मदद करती है, भोजन को पकड़ने में मदद करती है, पकड़ने में मदद करती है। ठीक है, न्यूरोब्लास्ट सेल या दंश कोशिकाएं, इनको क्या कहा जाता है, दंश कोशिकाएं कहा जाता है, दंश कोशिकाएं कहा जाता है। और ये दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, कांटे के समान होती हैं। ये इनको क्या करती है, दूसरे जीवों से बचाने में मदद करती है, जिससे क्या कर सके, ये अपने आप को बचा सके। और अगर इसके पास में दंश कोशिकाएं होंगी तो ये क्या कर सकेगा, पकड़ सकेगा। इनके में क्या पाई जाती है, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, न्यूरोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, भोजन को कैप्चर कर पाता है और माउथ में डाल पाता है। ठीक है, तो न्यूरोब्लास्ट सेल होने के कारण ही इसको क्या कहा गया, निडेरिया कहा गया है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं बच्चा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है, इनकम्प्लीट, क्योंकि एक ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ही माउथ और एनस के लिए एक ही द्वार देखने को मिल रहा है, तो इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें अंतःकोशिकी, अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी, अंतरा कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। अंतरकोशिकीय, अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है, दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है, प्रकार का पाचन पाया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें फिर से क्या आ जाएगा, जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा ही इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी अभी बोलना चाहिए ऑर्गन डेवलप नहीं है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेटा, तो इसमें क्या पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक, सॉरी एक सेकेंड, क्या होता है, सिलेंड्रेटा संघ के जो जीव होते हैं, क्या होते हैं, सिलेंड्रेटा संघ के जो जीव होते हैं, इनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। क्या होता है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है।
लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? विखंडन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन दोनों प्रकार से होता है। लैंगिक जनन आपको पता है युग्मकों के निर्माण के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का क्या पाया जाता है? निषेचन पाया जाता है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम किसकी? हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की बेटा। तो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष, क्या होता है? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। कैसा होता है डेवलपमेंट? मतलब परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। और इसमें लार्वा का नाम आपको याद रखना है। क्या लार्वा का नाम याद रखना है? लार्वा याद रखना है प्लेनुला। क्या है? प्लेनुला लार्वा। ठीक है, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है इसमें। फिर बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा, फाइसेलिया, फाइसेलिया, ओबेलिया, ओबेलिया, ऑरेलिया, ऑरेलिया इत्यादि। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हो गए इसके? इसके एग्जाम्पल याद रखना है हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबेलिया, ऑरेलिया इटीसी। ठीक है, ये कुछ इसके क्या है एग्जाम्पल्स है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेटाजेनेसिस की, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ये क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण। क्या है ये? पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। तो सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और पीढ़ी एकांतरण में हमने देखा क्या कि पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो पॉलिप और मेड्यूसा जो दो अवस्थाएं होती हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलिप और मेड्यूसा की। चलिए, तो पॉलिप और क्या होता है? मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा ये क्या है? ओबेलिया की, ओबेलिया, ओबेलिया मेटाजेनेसिस। क्या है ये? ओबेलिया का मेटाजेनेसिस है। ओबेलिया में जो मेटाजेनेसिस होता है, मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये पॉलिप और मेड्यूसा दोनों में दो अवस्थाएं होती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। इसकी एक ही जीवन काल में दो पीढ़ियां हो जाती हैं। एक ही जीवन काल में दो पीढ़ियां होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप क्या करता है बेटा? पॉलिप करता है जब ये पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। पॉलिप क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पॉलिप क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल या अलैंगिक। पॉलिप क्या करता है? एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन करता है। तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? मेड्यूसा बनाता है। पॉलिप अलैंगिक जनन करके, अलैंगिक जनन की जो विधियां लिखी है हमने, उसमें से कोई भी, जैसे रीजनरेशन की प्रोसेस है, विखंडन के द्वारा क्या करता है? मेड्यूसा का निर्माण करता है। और मेड्यूसा क्या करेगा? मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा, किसके द्वारा? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करेगा? पॉलिप का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पॉलिप का निर्माण करेगा। इसी को क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस कहा जाता है। मेटाजेनेसिस में क्या होता है? पॉलिप और मेड्यूसा दो अवस्थाएं होती हैं। पॉलिप क्या करेगा? अलैंगिक जनन करके मेड्यूसा बनाएगा, और मेड्यूसा लैंगिक जनन करके पॉलिप का निर्माण करेगा। इस तरीके से ये अल्टरनेट क्या करते हैं? अपना लाइफ साइकिल जीते रहते हैं। जैसे कि एक बार फिर से देखते हैं हम पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप में क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ टेंटेकल पाए जा रहे हैं, माउथ भी ऊपर की तरफ है। लेकिन मेड्यूसा में क्या है? मेड्यूसा में नीचे की तरफ माउथ है, नीचे की तरफ ही उसका क्या पाया जाता है? टेंटेकल पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है? जो पॉलिप होता है ये स्थिर होता है।
पॉलिप कैसा होता है बेटा? पॉलिप होता है कैसा? स्थिर होता है। पॉलिप की बात करते हैं, पॉलिप कैसा होता है? ये स्थिर होता है, स्थिर होता है। और ये कैसा होता है? ये फ्री फॉर्म में, मतलब कि इजीली ये तैर सकता है, ये तैर सकता है। ठीक है, ये क्या करता है? तैर सकता है। ये कैसा होता है? छत के समान होता है। ये कैसा होता है? एक छतरी के समान होता है। और ये कैसा होता है? नली के समान होता है, नलिका के समान होता है। आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो पॉलिप और मेडुसा में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पॉलिप में क्या होता है? ऊपर की तरफ माउथ होता है, ऊपर की तरफ टेंटेकल होते हैं, ये स्थिर होता है। और मेडुसा की बात, मतलब स्थिर होता है मतलब ये चल फिर नहीं सकता। मेडुसा की बात करें तो मेडुसा में नीचे की तरफ टेंटेकल पाए जाते हैं, माउथ भी नीचे की तरफ होता है। टेंटेकल के द्वारा वो क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है, फ्री फॉर्म में क्या कर सकता है? तैर सकता है। और इसकी बात करें, पॉलिप क्या करता है? अलैंगिक जनन करके मेडुसा बनाता है, और मेडुसा ने क्या किया? फिर से लैंगिक जनन करके क्या बना लिया? पॉलिप का निर्माण कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके कुछ क्या देखा है? एग्जाम्पल भी देखा, एग्जाम्पल देखा, और ये कुछ हो गए इसके क्या? कैरेक्टर। ठीक है बेटा, आपको सीधे सीधे क्या करना है? नोट्स बनाते हुए चलना है और रिवीजन करते हुए चलना है। आपको बहुत इजी फॉर्म में आपको मैं क्या कर रही हूँ? नोट्स बना रही हूँ, आपको इजीली क्या करना है? पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? इसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम है बेटा टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम है क्या? टीनोफोरा। बहुत ही कम जीव आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन बहुत ही सुंदर होते हैं। एक आपके सामने दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुंदर सा फूल के जैसे। ठीक है, ये जो जीव होते हैं इनमें से लाइट निकलती है, ये अपने में से लाइट का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। कुछ एंटिक टाइप के जीव पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? टीनोफोरा के अंतर्गत। ठीक है, अब टीनोफोरा की बात करते हैं हम। किसकी? टीनोफोरा की बात कर रहे हैं। टीनोफोरा की बात करें बेटा तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हमने देखा है क्या? लक्षण। टीनोफोरा की बात कर रहे हैं, इनके लक्षण की बात करते हैं। टीनोफोरा में क्या पाई जाती है? कॉम्ब सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कॉम्ब सेल्स पाई जाती हैं। 8 कॉम्ब सेल्स होती हैं। कितनी होती है? 8 कॉम्ब सेल्स पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इसमें भी क्या पाए जाते हैं? टेंटेकल्स पाए जाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, क्या पाए जाते हैं? इसमें टेंटेकल्स पाए जाते हैं। ये क्या है? ये टेंटेकल्स हैं। और इसमें क्या पाई जाती है? इसमें भी कुछ कांटे के समान क्या पाई जाती हैं? इसमें भी कुछ कांटे के समान क्या पाए जाते हैं? लासो सेल्स पाई जाती है, कोलोब्लास्ट सेल्स है। ये क्या है? कोलोब्लास्ट सेल्स। कांटों के समान क्या पाई जाती हैं? कोलोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। और ये क्या पाए जाते हैं? टेंटेकल्स पाए जाते हैं। ये इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रही है, ये यही क्या है? कॉम्ब सेल्स है। इस साइड 4, उस साइड 4, मतलब 8 कॉम्ब सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम देखते हैं क्या? कैरेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसके कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चा। इसके कैरेक्टर की बात करें हम, तो हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर की। हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं, तो ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं, जलीय होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चा, इसमें भी कैसा होता है? ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। कैसा होता है? ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें क्लियर होने लगी होंगी धीरे धीरे से। ठीक है, ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। केवल और केवल पोरीफेरा कैसा है? कोशिका स्तर का संगठन। सिमेट्री की बात करें बेटा तो ये कैसा है? सिमेट्री आपके सामने दिखाई दे रही है, ये गोल है पूरा का पूरा। अब गोल है तो इसमें सिमेट्री कैसी देखने को मिलेगी? 2 से अधिक तो आप जगह से इसको विभाजित कर ही सकते हो, इसलिए इसमें क्या है? रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। क्या? रेडियल सिमेट्री, मतलब कि क्या? अरीय सममिति। क्या देखने को मिलेगी? अरीय सममिति, अरीय सममिति देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं जर्म लेयर की, तो बेटा ये कैसा होता है? द्विकोरिक होता है। कैसा होता है? द्विकोरिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। फिर बात करते हैं किसकी? सिलोम की, तो सिलोम कैसी होती है? एब्सेंट होती है। और सेगमेंटेशन भी कैसा होता है? इसमें एब्सेंट होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में। स्पेसिफिक कैरेक्टर से पहले आप ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। किसका? ये है बेटा आपकी जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा का जो एग्जाम्पल है आपका, जिसका नाम है क्या? प्लूरोब्रेंकिया। क्या है? प्लूरोब्रेंकिया, प्लूरोब्रेंकिया।
क्या है? प्लूरोब्रेंकिया। ये जो प्लूरोब्रेंकिया है इसका एग्जाम्पल आपके सामने मतलब इमेज दिया हुआ है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इसमें। तो ये क्या है? माउथ है, ये क्या है? इसमें स्टेटोसिस्ट है और एनल पोर है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। इसमें गुदाद्वार के लिए अलग छिद्र है, इसमें माउथ के लिए अलग छिद्र है। फिर क्या है? फेरेंजियल केनाल पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? फेरेंजियल केनाल पाई जाती है। इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं, टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या होते हैं इसमें? टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर फेरेंजियल केनाल के में क्या पाई जा रही है? फेरिंग्स पाई जा रही हैं। फेरिंग्स के बाद में क्या है? इसमें जो अलग अलग प्रकार की कॉम्ब सेल्स होती हैं, इन कॉम्ब सेल्स के नाम दिए हुए हैं। कभी कॉम्ब सेल के नाम पूछा नहीं गया, इसलिए ज़्यादा उस पर ध्यान देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 8 प्रकार की कॉम्ब सेल होती हैं बस। ठीक है। अब आपके सामने क्या है? लॉसोसेल्स या कोलोब्लास्ट सेल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? लॉसोसेल्स या कोलोब्लास्ट सेल के बारे में बात करते हैं बेटा। तो ये क्या काम करता है? लॉसोसेल या कोलोब्लास्ट सेल काम क्या करती है? तो ये काम करती है किसके लिए? ये काम करती है आपकी चिपकने के लिए। किसके लिए मदद करती है? ये मदद करती है चिपकने में। ये मदद करती है किसमें? चिपकने में। चिपकने में मदद करती है या आसंजन में मदद करती है। अगर इसको क्या करना है? किसी जगह पर जाकर चिपकना है तो चिपकने में मदद करती है कोलोब्लास्ट सेल। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है? तो कंप्लीट होता है। आप देख पा रहे हैं इसमें माउथ और एनस जो है अलग अलग छिद्र, दोनों के लिए अलग अलग छिद्र है। इसमें अंतः कोशिकीय और क्या? अंतरा कोशिकीय दोनों प्रकार का क्या पाया जाता है? पाचन पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी और सर्कुलेटरी के लिए अभी भी क्या है? जनरल बॉडी सरफेस है। क्या है? जनरल बॉडी सरफेस। इसके लिए अभी तक कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं आया है। नर्व सिस्टम की बात करें बेटा तो इसमें एक सेंस ऑर्गन पाया जाता है। सेंस ऑर्गन के रूप में क्या पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट देखने को मिल रहा है आपको। इसको बोला जाता है जैव संदीप्ति। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है क्या? जैव संदीप्ति। ये क्या करता है? जैव संदीप्ति उत्पन्न करता है। स्टेटोसिस्ट जो पाया जाता है ये जैव संदीप्ति उत्पन्न करता है, मतलब प्रकाश का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब ये प्रकाश का उत्सर्जन कैसे करता है? आप देख पाएंगे कि जो हमारे पास इमेज है ये कैसा है? ऐसा लग रहा है कि लाइट छोड़ रहा है। ठीक है। जब बेटा ये समुद्र के अंदर तैरते हुए चलता है तो ये एक प्रकाश उत्सर्जन करता है। किसके द्वारा? स्टेटोसिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेटोसिस्ट के द्वारा जैव संदीप्ति उत्पन्न करता है, जिससे इनको पता चलता है कि हमारे आसपास कौन खतरनाक जीव है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। इसमें एक छोटा सा प्रिमिटिव सेंस ऑर्गन पाया जाता है जो कि स्टेटोसिस्ट होता है, जो लाइट को क्या करता है? उत्सर्जित करने का काम करता है, जिससे कि ये क्या कर सके? इजीली मूवमेंट कर सके और देख सके आगे की कोई दूसरी खतरनाक चीज इसके सामने आ तो नहीं रही है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, हम किसकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? तो केवल और केवल सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन पाया जाता है। कैसा होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा तो इसमें कैसा होता है? बाह्य निषेचन पाया जाता है। कैसा निषेचन? बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट की बात करें हम तो डेवलपमेंट कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष परिवर्धन। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। इसके लार्वा का नाम आपको याद रखना है। क्या? लार्वा सीडिपीड। क्या है? सीडिपीड लार्वा। लार्वा का नाम क्या है? सीडिपीड लार्वा है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी? इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके क्या देख रहे हैं हम? एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी बेटा? एक तो आ जाएगा क्या? प्लूरोब्रेंकिया। प्लूरोब्रेंकिया
और क्या है, प्लूरोब्रैंकिका के साथ में क्या है, टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। ये इसके कुछ क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। आपको प्रत्येक एग्जाम्पल को याद करते हुए चलना है और प्रत्येक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। तो आज हमने क्या क्या देखा बेटा, आज हमने देखा है पोरीफेरा संघ के लक्षण देखा, हमने क्या देखा, पोरीफेरा संघ के लक्षण देखा, इसके कुछ उदाहरण देखा है और इसका स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वाटर कैनाल सिस्टम, इसके बारे में देखा। फिर हमने देखा क्या, सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में जिसको सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है इसलिए इसको सिलेंट्रेटा संघ कहा जाता है। इसको निडेरिया संघ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें निडेरिया क्या पाई जाती है, निडोब्लास्ट सेल पाई जाती है अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। फिर हमने इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर देखा है, स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको नोट करते हुए चलना है। फिर हमने देखा क्या, टीनोफोरा के एग्जाम्पल देखा, हमने देखा क्या, टीनोफोरा के एग्जाम्पल, और टीनोफोरा के एग्जाम्पल में हमने देखा कि कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके कौन से कैरेक्टर होते हैं। ये बहुत ही कम पाए जाते हैं बेटा, ज़्यादा इनका बोलना चाहिए, इसमें ज़्यादा जीव नहीं होते हैं, वैसे बहुत ही कम, ना के बराबर जीव इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे के जो हमारे संघ या फाइलम बचे हुए हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी और आपके लिए ये क्या होंगी, यूजफुल होंगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको ये सारी क्लासेस कंटिन्यू मिल सके तो बेटा क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, हमको भी तो एनर्जी ड्रिंक की जरूरत होती है ना, तो एनर्जी ड्रिंक आपको क्या करना है, देते हुए चलना है, लाइक शेयर करते हुए चलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।